अस्सलाम वालेकुम जी। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर जो है 17, एक ही दिन में दो वीडियो बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन एटलीस्ट आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है जी, वंस अगेन रिवाइज कैश बुक वाला क्वेश्चन है। कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द मिस्टर नासिर अली प्रिपेयर द बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द रिवाइज कैश बुक ऑन 31 दिसंबर 2005। वो ये कहते हैं जी रिवाइज कैश बुक की मदद से आप BRS बनाएं और पार्टी का नेम क्या, मिस्टर नासिर, डेट क्या है 31 दिसंबर 2005। नासिर दिसंबर 2005। अच्छा, रिवाइज कैश बुक का बैलेंस है। ले जी, रिवाइज कैश बुक का बैलेंस है तो बेटे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले बैलेंस BT लिखा था कि बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ था, वो उसका फेवरेबल बैलेंस होता है, तो लिहाजा हमने बैलेंस BT उसको यहाँ पे लिखा कि ओपनिंग बैलेंस इसका ये है। अब सबसे पहले क्वेश्चन लिखने से पहले हम देख लेते हैं कि इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे दिया हुआ है। तो बेटे सबसे लास्ट पे एडजस्टमेंट नंबर 7 है, कहते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक बैंक अकाउंट नंबर 2 वॉज ₹39,000 ऑन 31 दिसंबर। अच्छा, ये ना मिस्टर नासिर का अकाउंट नंबर 2 है। मिस्टर नासिर का अकाउंट नंबर कौन से 2 है, ठीक है, अकाउंट नंबर 2। मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि किसी किस्म की कंफ्यूजन ना हो। और दूसरा वो ये कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर 7 के अंदर कि ओवरड्राफ्ट जो बैलेंस है कैश बुक का, ओवरड्राफ्ट किस साइड पे जाता है, क्रेडिट साइड पे जाता है। इट्स मीन कि यहाँ पे बैलेंस BD की क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है। एडजस्टमेंट नंबर 7 है आपकी, ठीक है, और बैलेंस BD कितने के साथ दिया हुआ, वो 39,200 के साथ, 39,200 के साथ। नहीं, क्वेश्चन शुरू करने से पहले वही पुरानी चीज़ें आपको बताऊंगा कि जब भी रिवाइज कैश बुक बनाते हैं तो आप कोशिश करें दोनों फॉर्मेट आमने सामने बना लें, एक साइड पे रिवाइज कैश बुक का, दूसरी साइड पे BRS का, ताकि इसकी जो आइटम्स हैं यहाँ पे आ जाए और इसकी जो आइटम्स हैं वो यहाँ पे हम लिख के अपना पहले टाइम सेव कर लें। और रिवाइज कैश बुक में कौन सी आइटम्स आती हैं, ये वाली 5: बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय डेटर्स एंड डिविडेंड कलेक्शन पेमेंट। ये 5 चीज़ें। और छठी चीज़ कौन सी है जी, अगर कॉन्ट्रा एंट्री होगी तो कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती है, जिसके दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये आपके सामने मौजूद है। ये क्वेश्चन की सबसे पहली आइटम मैंने यहाँ पे लिख दी है। उसके बाद मैं स्टार्ट से पढ़ता हूँ जी। एडजस्टमेंट नंबर 1 से वो ये कहता है अ चेक ऑफ ₹800 which was received from the customer was entered in the bank column of the cash book in December but was not paid in the bank next January। वो ये कहते हैं कि एक चेक था 800 के साथ, आपने रिसीव किया, आपने उसको बैंक कॉलम में ऐड तो कर लिया है, मतलब डेबिट साइड पे आपने लिख दिया उसको, लेकिन आप जो है बैंक को पे करना भूल गए हैं। मतलब आपने अपनी साइड पे उसको डेबिट तो किया हुआ लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट करना था, तो लिहाजा आप इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड पे मेंशन कर देंगे कितनी अमाउंट है जी इसकी, 800 के साथ। चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू द बैंक, ये BRS की आइटम है, ठीक है। एक लाइन यहां से छोड़ दूंगा मैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा एडजस्टमेंट नंबर 1 चेक रिसीव बट नॉट सेंड टू बैंक, बट नॉट सेंड टू बैंक। यार देखो, जब आपके पास पैसे आए थे आपने अपने पास तो उसको डेबिट किया, बैंक वाले ने उसको क्रेडिट करना था क्योंकि फेवरेबल बैंक के लिए क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है, लेकिन क्योंकि आपने भेजा नहीं, भेजना तो है एक दिन, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट कर लेंगे यहाँ पे अमाउंट 800 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट वन, एडजस्टमेंट नंबर 2 के अंदर वो ये कहता है द ट्रेडर हैज इशू चेक इन दिसंबर ऑफ ₹64,000। गौर से सुनिएगा, ये टेक्निकल है। कहता है ट्रेडर ने 64,000 का चेक इशू किया है। क्यों इशू क्यों करते हैं, पेमेंट्स करने के लिए करते हैं ना, पैसे कम हो रहे हैं। 64,000 के साथ इशू किए, ऑफ विच फाइंड दैट अ चेक फॉर ₹28,000 वाज कैश इन दिसंबर। उसमें से 28,000 का जो चेक है वो दिसंबर में कैश हो गया। अ चेक ऑफ ₹14,000 वाज कैश ऑन द 2 जनवरी एंड अदर वर नॉट प्रेजेंटेड एट ऑल। वो ये कहता है 64,000 का एक चेक आपने इशू किया था पेमेंट्स के लिए, जिसमें से एक 28,000 का चेक इशू हो गया और दूसरा 14,000 का चेक इशू हो गया। कहता है बाकी पैसे इशू नहीं हुए, तो ये एंट्री बनती है अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड चेक किस साइड पे लिखते हैं हम, डेबिट साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडजस्टमेंट नंबर 2 अनप्रेजेंटेड
चेक्स, ठीक है। 64,000 के साथ आपने इशू किया था, जिसमें से एक चेक 14,000 का वो माइनस कर दें और दूसरा चेक आप 28,000 का गलबन आ रहा है मेरे ख्याल से। दूसरा जो चेक है वो आपका 28,000 के साथ है। ले 64,000 में से 14,000 और 28,000 माइनस करें, आता है 22,000। तो अनप्रेजेंटेड चेक किस साइड पे लिखते हैं? 22,000 के साथ। जो इशूड वाला होता है ना, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, वो डेबिट साइड पे, और जो होता है चेक पेड बट नॉट प्रेजेंटेड, वो क्रेडिट साइड पे। ये इशूड एंड पेड का जरा कंसेप्ट माइंड में रखिएगा लिखते हुए क्वेश्चन। उसके बाद एडजस्टमेंट आपकी नेक्स्ट आ रही है। एडजस्टमेंट नंबर 3 कहता है द बैंकर गेव द रॉन्ग क्रेडिट। गौर से सुनिएगा। एडजस्टमेंट नंबर 3 ये कहता है द बैंकर गेव अ रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1। गलती से बैंक ने अकाउंट नंबर 1 को क्रेडिट कर दिया इन रिस्पेक्ट अ चेक ऑफ ₹18,000 विच वाज डिपॉजिटेड इन द अकाउंट नंबर 2, जो कि आपने अकाउंट नंबर 2 में मतलब डिपॉजिट करवाया था। बेटे यहाँ पे पार्टी का नाम क्या है? नासिर, और नासिर का अकाउंट कौन सा है? अकाउंट नंबर 2। आपने अकाउंट नंबर 2 को क्रेडिट करना था, लेकिन किसको किया हुआ है? अकाउंट नंबर 1 को। तो ठीक करने के लिए हम अकाउंट नंबर 2 को दोबारा से क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रॉन्गली क्रेडिटेड, wrongly credit to account number 1 instead of account number 2। कहते हैं जी अकाउंट नंबर 1 को आपने गलती से क्रेडिट किया हुआ है इंस्टेड ऑफ अकाउंट नंबर 2 के। तो कितने के साथ आप उसको क्रेडिट करेंगे? एडजस्टमेंट नंबर 3 के अंदर 18,000 के साथ क्रेडिट आपने इसको करना है, 18,000 के साथ। एडजस्टमेंट नंबर 4 उसके बाद वो कहते हैं एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय द बैंक आउट ऑफ अकाउंट नंबर 2। कहते हैं बैंक के ऑर्डर्स के मुताबिक आपने फॉलोइंग पेमेंट्स की हैं जी अकाउंट नंबर 2 से। सबसे पहले एक तो इंश्योरेंस आपने पे की है और दूसरी आपने ट्रेड सब्सक्रिप्शन पे की है। तो बेटे ये जो पेमेंट्स है ना, ये आइटम किसकी होती हैं? कैश बुक की आइटम्स होती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि बैंक चार्जेस के नाम से ये पेमेंट्स आ रही हैं। तो अगर मैं इसकी एंट्री पास करूँगा तो इंश्योरेंस भी एक्सपेंस है और ट्रेड सब्सक्रिप्शन भी एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस में इजाफा वो डेबिट करते हैं, पैसे बैंक से निकालें तो बैंक एसेट है, एसेट में कमी हो तो क्रेडिट होता है। अब यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से? इंश्योरेंस प्रीमियम एंड ट्रेड सब्सक्रिप्शन की वजह से। इंश्योरेंस एंड ट्रेड सब्सक्रिप्शन। नहीं जी, इंश्योरेंस के चार्जेस कितने के साथ दिए हुए जी? 520, 2160, 520 के साथ और 2160 के साथ लिख लिया। उसके बाद वो अगली जो एडजस्टमेंट आ रही है ये लिख लेते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4 थी आपकी। अगली जो एडजस्टमेंट नंबर 5 है, कहता है द बैंक हैज रिसीव द फॉलोइंग अकाउंट्स फ्रॉम द अकाउंट नंबर 2। कहते हैं जी अब बैंक ने जनाब अकाउंट नंबर 2 में से के अंदर पैसे रिसीव किए हैं। अब तो पैसे आ रहे हैं, अच्छी बात आ रही है। एक तो डिविडेंड आ गया आपका 1280 के साथ, दूसरा आपका इंश्योरेंस क्लेम आपने किया जी 3,400 के साथ। इंश्योरेंस क्लेम क्या होता है जी? फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई थी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैं कंपनी को जाकर बोलूँगा लोगों एक्सीडेंट हो गया, पैसे दो मुझे इस चीज़ के, तो मुझे उसके पैसे मिलेंगे फिर आगे से। खैर इसमें डिटेल में बात की जा सकती है, लेकिन हम इसको शॉर्ट ही रखेंगे। वो ये कहता है कि अब आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो बैंक अकाउंट के अंदर अब पैसे आ रहे हैं ना, तो जब पैसे आए, बैंक एसेट होता है, एसेट में इजाफा हो तो क्या करते हैं? डेबिट। अब आ किसकी वजह से रहे हैं? एक तो डिविडेंड की वजह से आ रहे हैं और दूसरा इंश्योरेंस क्लेम की वजह से आ रहे हैं। डिविडेंड की वजह से आ रहे हैं एंड इंश्योरेंस क्लेम की वजह से। डिविडेंड एंड इंश्योरेंस की वजह से। डिविडेंड कितने के साथ है जी? यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है 1280 के साथ और 3400 के साथ। 1280 और 3400 ले जी, ये भी हो गया। अब उसके बाद जी बैंक चार्जेस आ रहा है जी। एडजस्टमेंट नंबर 6 है, ₹100 वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बेटे बैंक चार्जेस भी किसकी आइटम होती है? रिवाइज कैश बुक की आइटम होती है। ये देखो, ये सबसे ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कहता है बैंक चार्जेस जनाब आपने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए कैश बुक के अंदर। तो बैंक चार्जेस जब बैंक काटता है तो बैंक क्रेडिट होता है, ठीक है, क्योंकि पैसे कम हो रहे होते हैं। बैंक चार्जेस ₹100, यहाँ पे आप लिख देंगे एडजस्टमेंट नंबर 6। उसके बाद आगे आ रहा है जी इसमें
ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, अच्छा ये हमने लिख लिया वैसे, ये हमने कहाँ पे लिखा था, ये यहाँ पे लिखा था 39,200 के साथ। लो जी, अब सबसे पहले हम कैश बुक का बैलेंस फाइंड कर लेते हैं, फिर उसको यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, देख लेते हैं कि क्या फेवरेबल आता है या अनफेवरेबल आता है। तो मैं टोटल करता हूँ जी, सबसे पहले मुझे क्रेडिट साइड इसकी बड़ी लग रही है, 39,200 जमा 520 जमा 2160 जमा 100, ये बैलेंस आता है इसका 41,980 41,980 आ रहा है यहाँ पे। उसमें से ये दोनों माइनस करेंगे आप, -1280 -3400, सो ये आंसर इज 37,300, आंसर आ रहा है जी आपका 37,300 के साथ, यानी आपका बैलेंस सी डी 37,300 है। यहाँ पे आप लिखेंगे बैलेंस सी डी, ठीक है। अच्छा यार, पिछले क्वेश्चन में ना बैलेंस सी डी इस तरफ आया हुआ था, यहाँ का इधर आ गए। अब पिछले साल का बैलेंस सी डी, अगले साल का क्या होता है बैलेंस बी डी, यहाँ पे लिखेंगे फिर आप, यहाँ पे लिखते हैं जी बैलेंस बी डी कितने के साथ, 37,300 के साथ। लो जी, ये आपने लिख लिया। अब बैलेंस एज पर कैश बुक अनफेवरेबल हो गया है क्योंकि क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है जी। हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक रिवाइज्ड, सबसे पहले ये लिख लेंगे आप, रिवाइज्ड बैलेंस एज पर कैश बुक, ब्रैकेट में लिख लेंगे ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अनफेवर कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, 37,300 के साथ। ले जी, अब इसका टोटल कर लेते हैं इन कॉलम्स का कि जवाब क्या आता है बैलेंस एज पर पासबुक का। अंडरस्टूड सी बात है जी, आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है, 37,300 जमा 800 जमा 18,000, योर आंसर इज 56,100, दोनों साइड से लिख लेते हैं। 56,100 एंड 56,100,